क्लास 8th में आज हम 18वें चैप्टर का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है टोपी। सबसे पहले हम संदर्भ और प्रसंग देख लें। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित संजय की कहानी टोपी से लिया गया है। इस अंश में गवरा और गवरिया के बीच मनुष्य और उसके रंग बिरंगे कपड़ों की सुंदरता की बात हो रही है। देखिए पाठ पढ़ते हैं। एक थी गवरिया, गौरैया जिसको बोलते हैं, चिड़िया का नाम है, और एक था गवरा, नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम सखी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। भिनसार होते ही खोते से निकलकर पड़ते दाना चुगने। भिनसार होते ही, भिनसार का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि सुबह का जब समय होता है तो उस समय वो दाना चुगने के लिए निकल आते हैं, घोंसले निकल आते हैं, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने और हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गौरिया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, कितना सुंदर लगता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है, गबरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने से के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुग गए हों। लटजीरा यानी चिचड़ा जो पौधा होता है उसको चुग लिए हों। गवरिया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की सुंदर कुदरती खूबसूरती ढक जो जाती है। गबरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुगड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों की चमक रही है। अगर तू मानुष की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गवरिया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। आगे देखें। तू समझते नहीं, गबरा हंसकर बोल पड़ा। कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी, जाड़ा यानी सर्दी, गर्मी बरसात सहने की उसकी सेहत भी जाती रही, और इस कपड़े का बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, यानी पता लग जाता है कौन गरीब है कौन अमीर है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गवरिया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है, यह निरा पोंगापन है। गबरा बोला, आदमी तो लिबास यानी कपड़े से फ़कत लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटें हैं यानी बाल है, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। ये कौन कहता है? गबरा। आगे देखिए, उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गवरिया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने को करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से? गबरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है। एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, यानी कितने सिर मर जाते हैं, कट जाते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, यानी इज्जत में दाग लग जाता है। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों ने टोपी पहनानी पड़ती है, कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, इधर उधर का झूठ बोलना पड़ता है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में मत पड़। गबरा था तनिक समझदार, इसलिए सकी, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उनको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है, जहाँ चाह वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घुरे पर चुगने के लिए वो निकल पड़े। चुगते चुगते ही उन्हें रुई का एक टुकड़ा मिल गया। गवरिया हमारी खुशी की घुर से लौटने लगी। अरे क्या मिल गया? गवरी ने चिहा कर पूछा। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। गवरिया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। वह तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसने अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया चाबुक, जिससे घोड़े को हाँकते हैं। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जिन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर वह बावरा तामुर रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गबरा उसे समझाते हुए बोला, तू रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ
अता पता नहीं है, बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाल लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली, दुनिया दुनिया यानी जो रुई को काटता है, दुनिया भैया इस रुई के फाये को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी थी। वह कांपते हुआ बोला, तू जाती है कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है कि चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट में रुई बनवाने। उज्र ना करो भैया, गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, यानी पूरा जो पैसा है वो दूंगी। तुझे धुन दो भैया, आधा तू ले लो, आधा मैं ले लूँगी। आगे देखें, दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजदूरी कभी नहीं मिली थी। 16 आने में 8 आने मजदूरी तो इसके लिए सपना थी। वजर तैयार हो गया, धर चों उसकी ताती बच उठी, यानी उसने टोपी बनाने काम शुरू कर दिया। उसने बड़े मन से रुई धुनी, सो इसे उसने आधा दुनिया से ले लिया और आधा गवरिया ने। इससे उत्साहित गवरिया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगी, कोरी भैया जय धुनी सूत की रुई से सूत काट दो। कोरी ने कमर झुकी हुई थी, उसके बदन पर सज्जी हो चुका एक दूसरा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटना है। अचकन किसे कहते हैं? कपड़ा जो पहनने का आता है, अचकन के यानी जो अपन शरीर के ऊपर वाले हिस्से में पहनते हैं। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की। भैया ये मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए होता है? गवरिया अचरज से बोली, तो किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आँख कर देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, खटमरे बरधा बैठा खाए तुरंग, खटमरे बरखा बैठा खाए तुरंग। तुरंग यानी घोड़ा, बैठे बैठे खाते हैं, दुनिया काम करती है। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लगुए भगुए भी बहुत हैं, यानी साथ में रहने वाले बहुत हैं, इन्हीं में उनका काम भी हो जाता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गवरिया बोल पड़ी, इससे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजदूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता भैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट कर उसने कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरिया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बात करने लगे उससे, बुनकर भैया इस कते सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर इसे अगबगा होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बग्गा बुनना है, यानी कपड़ा बनाना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव का चबाव करे चाकर, यानी मजदूर तो केवल नौकरी करना चाहता है। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया। इसे बुन दे भैया, गवरिया ने साहस संजोकर कहा। हम सैयद मेजत का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे और आधा तू ले ले, आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा सौदा बुरा नहीं है। वह तैयार हो गया। सूत अपनी और खींचकर तना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, डरकी ढुलने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काफ़ी कफश और तबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरिया ने 3/4 मंजिल मार ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो या नहीं यहाँ से? दर्जी रोज से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस दशरत्न के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं, यानी छोटे छोटे कपड़े सिलने हैं। दर्जी के माथे का पसीना पोंते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। हम तो भैया बेगार की कुछ करवाते नहीं, यानी बिना बेगार के नहीं करवाते। गवरिया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। आगे देखें, मुँह मांगे मजदूरी को कौन मुझी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सर
उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से यानी मन से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुंदे भी जड़ दिए। फुंदे वाली टोपी पहनकर तो गवरिया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक फुदक लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फुदकने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरिया ऊंचा उठने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस में जोश मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायज़ा ले लिया जाए। इसके लिए इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे काम इसके लिए होते हैं। उसी वक्त राजा ने अपने चौबारे पर टहलुओं पर खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। एक फुलेल आती है इत्र की, उसकी मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। वह टहलुआ सिर पर पंची कर रहा था तो दूसरा हाथ पाँव की उंगली फोड़ रहा था और तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, चौथा पिंडी पर गुड्डी काट रहा था। सभी राजा जी की मालिश कर रहे थे। कंवरिया कंगूरे से चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र कंवरिया से टकरा गई। कंवरिया के सिर पर फुदकाने टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटी जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपने सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट पहन भी ली। देख रही फदगुद्दी, मेरी टोपी में 5 फुदके। कंवरिया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदकने, राजा की टोपी में फुदकने नहीं। राजा ने बेहद हेटी महसूस हुई। इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल। यह बुरी तरह बिगड़ गया। और फदगुद्दी की गर्दन मसल दो, पनखे नोच लो। सिपाहियों देर न करो, क्षमा करें महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हम क्यों गंदा काम करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा के सिपाहियों ने से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर कंवरिया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने जड़ से टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवाय इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट देखने लगा। इतनी नगीना टोपी मुल्क में बनाई किसने, राजा के मन में ख्याल आया। अब तो हर उस हुनरमंद कारीगरी खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई। मेघों की गड़गड़ाहट के मानिंद राजा की आवाज़ निकली, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम कफ्श और तबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना। नाग के मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते ही बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने का था। शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी। बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, क्षमा अन्नदाता, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरिया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया। आपके लिए भी किया है सरकार, धुनी ने ज़मीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार, हमारे लिए अब जो काम हुआ है उसकी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलो सरकार, दुनिया बोला। चलो दिया, राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गवरिया ने जो भी काम करवाया उसके आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इसने आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा, आँख में उंगली डालकर देख ले,
इनके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है ये। कंवरिया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन कट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। आगे देखें, राजा को वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने उसकी टोपी की कम खूबसूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चल गया धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगाम वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे। तमाम लोग निकल आए थे ये अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। कंवरिया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, ये राजा तो डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। इस प्रकार हमारा ये पाठ पूरा हुआ। हमारे पास क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारे पास क्वेश्चन और आंसर साथ में दे रखे हैं, इनको आप देखें। कहानी का आगे आपको क्वेश्चन नंबर केवल 4 तक ही करने हैं, कहानी का आगे का आपको केवल पढ़ने के लिए है। इसके बाद में अनुमान और कल्पना, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको केवल पढ़ना है। भाषा की बात है, इसको भी आपको केवल पढ़ के समझना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है मुहावरों का प्रयोग में भाषा आकर्षक बनती है, मुहावरे वाक्य में अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इसमें अक्षर से अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ निकलता है, लक्षण का अर्थ निकलता है। पाठ में अनेक मुहावरे हैं, टोपी से लेकर 3 मुहावरे हैं। जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, शेष मुहावरों को खोजकर इसका अर्थ ज्ञात करते हुए का प्रयास कीजिए। टोपी उछालना, बेइज्जती करना। टोपी के लिए टाट उलटना, इज्जत बचाने के लिए पाला बदलना। टोपी सलामत रखना, इज्जत बचाए रखना। टोपी पहनाना, मूर्ख बनाना। इस प्रकार हमने पढ़ा। गृह कार्य में क्वेश्चन नंबर 3 तक ही आपको करने हैं। आपके 21 तारीख का बुधवार का संस्कृत विषय का टेस्ट लगेगा और आपको तैयारी के साथ में आपको टेस्ट देना है। पार्ट नंबर 1 से 3 तक का आपका टेस्ट लगेगा। आपके जो अंक आएंगे वो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में जुड़ेंगे, इसलिए सावधानी से पढ़कर आपको सावधानीपूर्वक टेस्ट देना है।